गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा हम पढ़ रहे थे इतिहास का पार्ट 1। उसमें हमने तारीखों के बारे में पढ़ा कि कैसे जो है तारीखें महत्वपूर्ण हो जाती है और कब हम तारीखों को महत्वपूर्ण मानते हैं। ये चीज़ें हमने पढ़ ली थी और इसमें प्रश्न भी बने थे आपके कि ब्रिटिश काल के हमारे गवर्नर जनरल वाइसरॉय कौन कौन थे, फर्स्ट वाइसरॉय कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स, ये सब हमने देख लिया था। अब हमारा आज का टॉपिक रहेगा हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं। अवधि यानी समय तय करते हैं ना कि उस काल में ये हुआ था और उस काल में ये हुआ था। तो कैसे तय करते हैं देखो। 1870 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक किताब लिखी थी। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है बेटा। जेम्स मिल की पुस्तक का नाम क्या है? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास। इंग्लिश में तो ये है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया और हिंदी में क्या है? ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। किसने? जेम्स मिल ने। ठीक है, प्रश्न बनेगा आपके, जेम्स मिल की पुस्तक का नाम क्या है? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास। या ये भी पूछा जा सकता है भारत का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी? जेम्स मिल ने। देखो, जेम्स मिल ने कालखंडों में बांटा था भारत को। ये बड़ा प्रश्न भी बनेगा आपके। तो देखो, अंडरलाइन कर लिए, प्रश्न आप करोगे ये। आगे देखो, इस किताब में उन्होंने, किस किताब में? इसमें ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंडों में बांटा। अंडरलाइन कर लो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा? 3 कालखंडों में। समझ लेना ध्यान से, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा? 3 कालखंडों में। कौन कौन से? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है, बांटा था। कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने भी मान लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? अब उसने भारतीय इतिहास के कालखंड को 3 भागों में बांटा। पहले मुसलमानों से पहले क्या था? हिंदू ही थे। यहाँ पर हिंदू राजाओं का राज्य था। ठीक है, कालखंड में बांटा ना उसमें। तो पहले हिंदू शासक, फिर कौन आ गए थे यहाँ पर? मुस्लिम शासक आ गए थे। दिल्ली सल्तनत में आ गए थे, मुगल आ गए थे, और उसके बाद कौन आ गए? ब्रिटिश आ गए। हो गए 3 कालखंड। तो जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को इन 3 कालखंडों में बांटा। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने में इस तरीके में कोई समस्या दिखाई दे रही है? तो देखो आगे, इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व है। देखो, क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? नहीं। अगर अलग अलग कालखंडों में बांटकर हम भारतीय इतिहास का जो अध्ययन करते हैं, उससे हमारी समस्या क्या हो जाती है? थोड़ी सही सुलझ जाती है, समाधान हो जाता है। जैसे हिंदू कालखंड, तो उस समय कैसी संस्कृति थी, कैसा समाज था, लोग कैसे रहते थे, राजा कैसे राज्य करते थे, ये सारी चीज़ें हम अध्ययन कर सकते हैं हिंदू कालखंड की। फिर मुस्लिम शासक के बारे में हम जानते हैं। मुस्लिम शासन जब हमारे भारत में था, उस समय समाज कैसा था, जनता कैसी थी, क्या क्या नियम थे, क्या करना पड़ता था, कैसे मुसलमान हिंदुओं को मार मार के मुसलमान बना रहे थे, धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, तो उस काल के बारे में हम जान सकते हैं। फिर हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन हो गया, तो किस प्रकार के शासन पद्धति, क्या परिवर्तन हुए? हिंदू शासन से मुस्लिम सत्ता स्थापित हुई, तब क्या परिवर्तन हुए? मुस्लिम सत्ता से ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ, जब क्या परिवर्तन हुए? इससे हम आसानी से जो है इतिहास को समझ सकते हैं। ठीक है, खासियतें हो जाती है अलग अलग की। हिंदू साम्राज्य था, राजा महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य गुप्त काल में ये था, और मुस्लिम सत्ता थी तब ये था। इस तरह से अलग अलग समय की। देखो, वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। यही बताते हैं अलग अलग कालखंड में। जैसे हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश कालखंड है, तो मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता
के मामले में यूरोप से पीछे हैं। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज, हमारा भारत भी एशिया में था ना, और वो जो यूरोप महाद्वीप में थे, यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों ने आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। ऐसा किसने लिखा? मिल ने। वो जेम्स मिल ने पुस्तक लिखी थी ना, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उसमें जो है उसने ऐसा लिखा कि एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से क्या है? पीछे हैं, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ पर जो है मुस्लिम साम्राज्य था, धार्मिक बैर था, हिंदू मुसलमान जो है एक दूसरे के धर्म का सम्मान नहीं करते थे, जातिगत बंधन थे, अंधविश्वास भी खूब था। तो उस समय जब अंग्रेज हमारे यहाँ पर आए तब हमारे भारत की सामाजिक राजनीतिक कोई सी भी स्थिति अच्छी नहीं थी। हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। ये सब उसने जेम्स मिल ने देखा और अपनी पुस्तक में लिखा। देखो, ये गतिविधि है कि अपनी माँ या परिवार के किसी अन्य सदस्य से बात करके उनके जीवन के बारे में पता लगाए। अब उनके जीवन को अलग अलग कालखंडों में बांटे और प्रत्येक अवधि की महत्वपूर्ण घटनाओं की सूची बनाए। स्पष्ट करें आपने कालखंड को किस तरह तय किया। जैसे इसमें बांटा ना हिंदू मुस्लिम का, वैसे हम अपने जीवन को बांट सकते हैं कि मैं छोटा था जब ये था, 10 साल तक की उम्र का, या 15 साल तक का, 15 साल से 50 साल तक क्या किया, 50 साल के बाद क्या हो गया, परिवर्तन हुआ ही है, ये कालखंड है। इस तरह हम जो है समय को भी बांट सकते हैं। अब आगे देखो, बोलबाला था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। देखो, मिल ने अपनी पुस्तक में लिखे कि भारत में कुछ नहीं था, हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर ही लड़ रहे थे, अंधविश्वास था, जातिगत भेदभाव था, आपस में ही छुआछूत करते थे, ये सारा। तब उसने जो है एशिया महाद्वीप से, एशियाई लोगों से यूरोप के लोगों को जो है सभ्यता में आगे माना। मिल ने जब ऐसी स्थिति देखी तो मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। ये किसका मानना था? मिल का मानना था, क्योंकि उस समय हमारी सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति कुछ भी ठीक नहीं थी, आपस में लड़ झगड़ रहे थे, हिंदू मुस्लिम थे। तो ये सोचकर मिल ने कहा कि अंग्रेजों, यूरोपीय शिष्टाचार यानी ब्रिटिश शासन भारत को सभ्य बना सकता है और ये छुआछूत, अंधविश्वास, जाति प्रथा, इन सबको समाप्त कर सकता है। और उसका मानना था कि ब्रिटिश का शासन को यानी अंग्रेजों को पूरे भारत पर शासन करके उनको जो है यूरोपीय सभ्यता सिखानी चाहिए। ये किसका मानना था? मिल का। आगे देखो, इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? देखो, अब वो क्या कहता है, इतिहासकार की इस धारणा, जो इतिहासकार था मिल, उसकी इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। मिल की धारणा में अंग्रेजी शासन क्या था? सभ्यता और इसका प्रगति का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था, उसका मानना यही था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकारा जा सकता है? क्या हम इस धारणा को स्वीकारें? हम अपन ने कहा ना अवधियाँ कैसे तय करते हैं, ये अपना हेडिंग है। तो जेम्स मिल ने तो हमारे बारे में ये सब सोचा था कि सभ्यता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अंधविश्वास है, ये सारा। और अंग्रेजी शासन से पहले ये क्या था? सारा अंधकार का दौर था, उसने लिखा मिल ने। तो क्या इस धारणा को हम स्वीकार कर सकते हैं कि हाँ वास्तव में हमारा भारत ऐसा था? तो देखो, जैसा मिल ने लिखा। आगे देखो, क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का एक ही धर्म नहीं होता था। देखो, ये जो मिल ने लिखा उसके बारे में कहा जा रहा है कि क्या किसी इतिहास को हिंदू और मुसलमान दौर के आधार पर ही बांटा जा सकता है इतिहास को?
क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चल सकते थे? वे चल तो सकते थे, लेकिन एक साथ धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर नहीं रह रहे थे। और इसमें ये बताया गया कि पुराने प्राचीन समय में भी भारत में जो शासक थे वो भी कई धर्मों के थे। जैसे हिंदू धर्म के थे, हिंदू धर्म के शासकों ने जैन धर्म ग्रहण कर लिया था, किसी ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तो इस तरह से जो है अब हिंदू और मुसलमान दौर हम जो है इतिहास का नहीं कह सकते किसी भी काल को, और जो है धर्म के आधार पर किसी काल को नहीं बांट सकते, ऐसा कह रहे हैं ये। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता है। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में भी सारे शासक एक ही धर्म के नहीं थे। आगे देखो, अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इस पे अंडरलाइन कर लो। जेम्स मिल ने तो 3 भागों में बांट दिया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। और लेकिन जो है हमारे भारतीय इतिहासकारों ने, इस पे अंडरलाइन, अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर, अंग्रेजों ने कौन सा वर्गीकरण सुझाया? वो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश का। भारतीय इतिहासकार हटकर भारतीय इतिहास को आमतौर पर 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन काल, मध्यकालीन युग और आधुनिक काल। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके कि भारतीय इतिहासकारों ने जो है भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में ही बांटा। कौन कौन से? भारतीय इतिहास का प्राचीन काल, मध्यकालीन युग और आधुनिक काल। ठीक है, इन 3 भागों में भारतीय इतिहासकार, दोनों याद रखोगे आप। अंग्रेजों ने भी 3 में बांटा, वो कौन कौन से थे? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इसका विरोध किया गया कि क्या हिंदू समाज और धर्म के आधार पर हम काल में बांट सकते हैं इतिहास को, समय को हिंदू, मुस्लिम और इसमें बांट सकते हैं क्या? इसके बारे में कहा। तो भारतीय इतिहासकारों ने प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल के रूप में इतिहास को बांट दिया। बांट कर देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। उन्होंने विभाजन किया हिंदू मुस्लिम के आधार पर, तो उसमें समस्याएं हो गई कि इस तरह से नहीं किया जा सकता, तो इसमें भी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की ये समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, न ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। देखो अब ये क्या करा, भारतीय इतिहासकारों ने इन 3 भागों में बांट दिया। अब ये धारणा भी कहाँ से आई? पश्चिम से ही आई। और पश्चिम में आधुनिक काल को बांटा विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना। किसको? आधुनिक काल को। क्या पश्चिम में आधुनिक काल में जो है विज्ञान का विकास, तर्क, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, ये चीज़ें हैं। तो उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जो आधुनिक समाज की ये विशेषताएं उनमें नहीं थी। आधुनिक काल में ये विशेषताएं थी कौन सी? विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, समानता, जो मध्यकाल में नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे समझे ऐसे ही अपना सकते हैं? इस अवधारणा, कौन सी अवधारणा? यही कि आधुनिक काल में स्वतंत्रता, मुक्ति, ये वाली जो है ना युग माना जाता है। जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी। आधुनिक काल था वो मध्यकाल के बाद, लेकिन फिर भी जो है लोगों के पास स्वतंत्रता, समानता, मुक्ति नहीं थी। जबकि जो है आधुनिक काल में ये विज्ञान वगैरह, स्वतंत्रता, समानता थी, लेकिन फिर भी भारतीय लोगों को ये नहीं थी। तो हम कैसे मान सकते हैं उसको? इस आधुनिक काल की विशेषताएं है ना, ये आ रहा है क्या समझ में आपके? इसमें क्या कहना चाह रहा है ये कि भाई इतिहास इसमें जो है आधुनिक काल में ये चीज़ें थी, है ना, लेकिन हमारे पास अंग्रेजों के शासन में ये चीज़ें नहीं थी। जब हम कहते हैं कि आधुनिक काल में ये चीज़ें थी, आधुनिकता के ताकतों के विकास का युग माना जाता है आधुनिक काल में। विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति, समानता, इसका जो है विकास का युग माना जाता है आधुनिक काल को। लेकिन आधुनिक काल में अंग्रेजों के शासन में जो है हमारे पास ये चीज़ें नहीं थी। ठीक है, उल्टा था। आधुनिक काल में ये सब था, लेकिन
हाँ, अब हम इस किताब में देखेंगे अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास स्वतंत्रता, समानता और मुक्ति नहीं थी, न ही है आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। गलत ठहरा दिया ना उसको। बहुत सारे इतिहास इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। कौन सा युग कहते हैं? औपनिवेशिक युग। वो ये युग कौन सा था? आधुनिक काल नहीं था। जैसे हमारे भारतीय इतिहासकारों ने बांटा ना, प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल। तो आधुनिक काल की विशेषताएं तो वो है विज्ञान, तर्क, समानता, स्वतंत्रता। लेकिन हमारे भारतीयों के पास समानता, स्वतंत्रता ये कुछ भी नहीं थी। तो हम इन्होंने जो है समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, न ही ये आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। आधुनिक काल में आर्थिक विकास और प्रगति थी, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए जो है बहुत सारे इतिहासकारों ने इस युग को आधुनिक युग न कहकर क्या कह दिया? औपनिवेशिक युग। ठीक है, जब हमारा भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो इसको कौन सा युग का? औपनिवेशिक युग। ठीक है, थोड़ा पढ़ना, आप समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, अंडरलाइन भी करते जाओ साथ के साथ। हाँ, आगे देखो। अब है औपनिवेशिक युग का। औपनिवेशिक युग का तो अब औपनिवेशिक क्या होता है, देखो ये भी प्रश्न बनेगा। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या क्या बदलाव आए, आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश, अब यहाँ से अंडरलाइन कर लो, जब एक देश, यहाँ से एक देश दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। प्रश्न बनेगा आपके, औपनिवेशीकरण किसे कहा जाता है? उसका उत्तर यहाँ से होगा, जब से लेके औपनिवेशीकरण कहा जाता है। जैसे हमारे भारत में भी क्या हुआ? यही हुआ कि यूरोपीय शासक यहाँ आए, ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई और उन्होंने हमारी राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सब तरह के बदलाव उन्होंने हमारे कर दिए। तो जब एक देश दूसरे देश के दबदबे में रहता है, प्रभाव में रहता है, और वहाँ के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव हो जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? औपनिवेशीकरण कहते हैं। और वह देश जो दूसरे देश के दबाव में रहता है, वो उस देश का उपनिवेश कहलाता है। जैसे हमारा भारत ब्रिटेन का क्या था? उपनिवेश था। तो आप यहाँ से यहाँ तक अपनी किताब में अंडरलाइन करो और प्रश्न हो जाता है औपनिवेशीकरण। और इस क्रिया को कहते हैं औपनिवेशीकरण। जैसे हमारे भारत को उपनिवेश बना रखा था, वैसे ब्रिटेन ने और कई देशों को बना रखा था उपनिवेश। तो उसको, उस क्रिया को क्या कहते हैं? औपनिवेशीकरण कहते हैं। तो औपनिवेशीकरण किसने किया? ब्रिटेन ने। ठीक है, तो ये आपका उपनिवेश क्या होता है समझ गए, कि जब कोई देश इस तरह से करता है। तो उन्होंने सारी, जब वो हमारे अंग्रेज हमारे यहाँ पर आए, तो उन्होंने नवाबों, राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित कर लिया। उन्होंने हमारी खेती की प्रक्रिया ही चेंज कर दी, व्यापारिक फसलें, नील की खेती करवाने लग गए, और हर तौर तरीके, हमारे रीति रिवाज, तौर तरीके, उन सबको वो जो है अपने हिसाब से बदलाव उनमें लाने लग गए। ठीक है, और अभी भी है, पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव तो अभी भी है हमारे ऊपर। लेकिन जल्दी ही आप ये समझेंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों, एक मिनट, हाँ, इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों का केंद्रीकृत नाम दिया गया। अब देखो, ये बदलाव आए राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, हर तरह के, लेकिन हम ये देखते हैं कि सारे वर्ग और सारे समूह जो है भारत के, इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इन बदलावों का भी अलग अलग वर्ग पर, अलग अलग समूह पर अलग अलग प्रभाव पड़ रहा था। इसलिए इस किताब में हमारे अतीत, इनको क्या नाम दिया गया? अतीत नाम दिया गया। ठीक है, तो इसमें एक दो जो प्रश्न बने हैं वो आप करोगे, और हम किस तरह जानते हैं ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, देखो थोड़ी लैंग्वेज कठिन है, थोड़ा पढ़ के समझना। ये प्रश्न बनेगा आपके, औपनिवेशीकरण क्या होता है, बना हुआ ही है,
औपनिवेशिक युग किसे कहते हैं? तो उस काल को जब हमारा भारत ब्रिटेन का के अधीन था।